अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट स्टेप को पढ़ा कि किस तरह से हम डीएनए एनालिसिस मुमकिन कर पाए, किस तरह से जो है ना वो हमने डीएनए को स्टडी किया, जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी किया। अब डीएनए क्लोनिंग नेक्स्ट स्टेप है कि हमें जब डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं तो किस तरह से हम उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को काम में लाते हैं और किस तरह से काम में लाके जो है वो हम स्टडी करते हैं उसको। फर्स्ट स्टेप क्या था कि डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमें डीएनए चाहिए था उसको सबसे पहले हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से तोड़ा, क्लीव किया, ठीक है, तोड़ दिया। हमें क्या मिल गए? थाउजेंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल गए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पिछली वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना उसको अप्लाई किया है फर्स्ट स्टेप के अंदर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमें बहुत से फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब उन फ्रेगमेंट्स को हमने एक डीएनए वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देना। इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें मिले डीएनए फ्रेगमेंट्स जो मिले हमें, उनको हमने जोड़ देना है डीएनए एक वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ? डीएनए के वेक्टर, एक नया डीएनए वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ उसको हमने जोड़ देना है ताकि एक हाइब्रिड रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ना वो बन सके, ठीक है। अब जी याद रखिएगा कि हमारे पास डीएनए ऑफ इंटरेस्ट और हमने डीएनए वेक्टर मॉलिक्यूल को मिला के एक हाइब्रिड रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। अच्छा, जो डीएनए वेक्टर मॉलिक्यूल होता है ये कौन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से और क्या खसूसियत वेक्टर के अंदर होनी चाहिए कि हम ऐसे नहीं किसी भी चीज़ को उठा के वेक्टर बना लेते, बल्कि एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए डीएनए वेक्टर मॉलिक्यूल के अंदर, जिसकी फिर हम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को उसके साथ मिला के एक हाइब्रिड रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या करना है? इंसर्ट कर देना है इसको होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल कौन सा हो सकता है? बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया होता है। होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करने के बाद ये वहाँ पर इसकी रेप्लिकेशन होगी। अब आपको देखें, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट था, उसको हमने डीएनए वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ मिला के हाइब्रिड बना, उसको होस्ट सेल के अंदर डाल दिया, फिर रेप्लिकेशन होगी। तो जाहिर सी पता है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी तो रेप्लिकेट करेगा ना, तो फिर उस बैक्टीरिया के अंदर हमारे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सी कॉपीज़ बन जाएंगी और फिर हम उस जो कॉपीज़ बनी उसको हम आइसोलेट करके हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मकसद होता है कि क्लोनिंग और एम्पलीफिकेशन क्यों करते हैं। एक तो हम स्टडी भी करते हैं, दूसरा हम ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको एम्पलीफाई करके उसकी कॉपीज़ ऑब्टेन करके जो है ना उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो यही इसका मतलब मैकेनिज्म है क्लोनिंग का। क्लोनिंग इसे ही कहते हैं, ठीक है। बाद में क्लोन डीएनए जो है वेक्टर से रिलीज़ करवा लिया जाता है। जब वो एम्पलीफाई उसकी कॉपीज़ बन जाती है तो उसको वेक्टर से रिलीज़ करवाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से उन्हें आइसोलेट करवा लिया जाता है और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सी आइडेंटिकल कॉपीज़ हम बना सकते हैं इस तरीके से। हम पढ़ते हैं कि वेक्टर्स जो है ना वो क्या होते हैं। व्हाट आर द वेक्टर्स? वेक्टर एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है जिससे हम फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको हमने क्लोन करना है, यानी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने, जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को हमने एम्पलीफाई करना है, जिसको हमने क्लोन करना है, जिसके हमने मल्टीपल क्लोन्स बनाने हैं, उसको हम वेक्टर के साथ मिला देते हैं। तो वो वेक्टर वो डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो इस डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। अब वेक्टर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम जो है ना उसे सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी जो वेक्टर के अंदर होनी चाहिए वो ये होता है कि होस्ट सेल के अंदर वो रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी भी रखता हो। मिसाल के तौर पे हमने वेक्टर को डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिला के जो है ना वो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, वेक्टर में रेप्लिकेशन की खसूसियत होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होना चाहिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकग्नाइज भी कर सके। अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसे रिकग्नाइज नहीं करेगा सीक्वेंस को, तो हमें ये डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। इसे हम वेक्टर से आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसे वेक्टर से अलग नहीं कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको रिकग्नाइज करके ही तो क्लीवेज करेगा और फिर हमें डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ मिलेंगी। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तीसरा, हमारे पास ऐसा जीन होना चाहिए जो कि वेक्टर मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए कि ताकि रेप्लिकेशन जब वेक्टर की प्रेजेंस में हो तो वेक्टर के पास वो जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला हो, ताकि वो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स के बाद भी जो है ना वो रेजिस्ट ना कर पाए रेप्लिकेशन को। मतलब मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन को रोकने के लिए, लेकिन वेक्टर के पास अगर वो जीन है तो रेप्लिकेशन नहीं रुकेगी, होती रहेगी। तो ये तमाम क्वालिटीज़ जो हमने ढूंढी और हमें जो वेक्टर अप्रोप्रिएट लगे वो सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सर्कुलर तो होता ही है, उसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, प्लाज्मिड डीएनए जो है ना वो उसकी रेप्लिकेशन होती है जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन से इंडिपेंडेंट होती है। पहली बात पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड्स होती है ना, बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया
उसके अंदर अपना तो होता ही है क्रोमोसोम, उसके अलावा जो है ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड्स भी होते हैं। अब प्लाज्मिड्स के पास जो रेप्लिकेशन उनकी हो रही होती है वो क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है। ये बात है, ये बता रही हूँ। और प्लाज्मिड्स जो है ना वो याद रखिएगा कि प्लाज्मिड्स की मतलब बैक्टीरिया से बैक्टीरिया अगर हम चाहते हैं ना कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना कॉन्जुगेशन के ज़रिए, तो प्लाज्मिड्स ट्रांसफ़र जो है ना वो जीन्स को कर देते हैं बैक्टीरियल टू बैक्टीरिया। प्लाज्मिड्स की वजह से जीन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र में भी मदद करते हैं। इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होते हैं, मतलब अगर एंटीबायोटिक सप्लाई करें तो ये ऐसे जीन इनके पास होंगे जो ऐसी प्रोटीन्स बनाएंगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करवाएंगी, यानी एंटीबायोटिक्स को ये सही नहीं करेंगे रेप्लिकेशन के ऊपर। दूसरा ये, और दूसरी बात, दो करेक्टरिस्टिक्स बता दी। पहली बात ये ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरी बात इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, और तीसरी बात ये है कि ये बैक्टीरियल सेल से रेडिली आइसोलेट हो सकते हैं। मतलब वेक्टर था, ये प्लाज्मिड्स एक वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर्स एंड प्लाज्मिड्स है। अब अगर ये प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया से हमें यानी होस्ट सेल से आराम से मिल सकते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब इनको अलग कर लेंगे तो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी आराम से मिल जाएगा। तो वेक्टर के साथ ही डीएनए ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है ना, अगर वेक्टर आराम से मिल रहा है तो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी हम आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये खसूसियात प्लाज्मिड्स को एक अप्रोप्रिएट वेक्टर बनाती हैं। और भी चीज़ें होती हैं जो वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसमें नेचुरली अकरिंग वायरसेस हो सकते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मेमिलियन सेल्स हो सकते हैं, कुछ यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम जो है ना वेक्टर्स के तौर पे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डीएनए लाइब्रेरीज। डीएनए लाइब्रेरीज जो एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है उसके क्लोन रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स की कलेक्शन का नाम है। यानी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके डीएनए को हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ दिया। पिछली वीडियोस के अंदर यही बताती आ रही हूँ कि सबसे पहले हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्लिप कर दिया, उसके बाद हमने स्पेशल वेक्टर से उसको जोड़ दिया, लाइगेट कर दिया, उसके बाद उसकी वो सेल में रेप्लिकेशन हुई, एम्प्लीफिकेशन उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स की हुई, नहीं रेप्लिकेशन की वजह से। तो एंटायर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमें मिला है, कलेक्टिवली जो मिला है, उसे हम कहेंगे उसने मतलब डीएनए लाइब्रेरी बना ली है। अगर मैं इसकी वो लिखूँ डेफिनेशन, तो वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ cloned restriction fragments of DNA of organism। यानी जो डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म के क्लोन रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हैं, क्लोन यानी एम्पलीफाइड जिन्हें की है, उनकी कलेक्शन को हम डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। दो तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, एक होती है जीनोमिक और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री। दो तरह की हमारे पास होती हैं। और जीनोमिक क्या होती हैं, जीनोमिक होती हैं कि जो हमारे ह्यूमन का जीनोम है ना, उसकी एवरी डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की कॉपी इसके अंदर होती है जीनोमिक के अंदर। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर से वही डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के तौर पे प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है, मजीद मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको जीनोमिक और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज के बारे में बताऊंगी।